नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 19 ऑफ द दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज 19 ऑफ द दिसंबर 2024। आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है तो समझना, आज ही के दिन क्या हुआ था। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि हु डिस्कवर्ड इंडिया तो आप लोग कहोगे सर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। मैं कहूंगा व्हेन डिड वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तुम कहोगे सर 1498। कहां से आया था वो, तो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज था। तो सबसे पहले इंडिया तक के सी रूट को ढूंढने वाले कौन थे, पुर्तगीज। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगीज कब आए थे, याद रखना 1498 में। और जब पुर्तगीज आए थे तो जो पहला बंदा यहां पर लैंड करता है उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। ठीक है, आता है। और जब ये आता है तो कहां पर उतरता है, तो आपने पढ़ा होगा कालीकट। और कालीकट कहां पे बेसिकली, तो आज के टाइम के हिसाब से केरला। और किस राजा ने इसका वेलकम किया था, हु वेलकम्ड वास्को डी गामा इन इंडिया, तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमारा पहला लेक्चर होता है, किंग जमोरियन वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट। ठीक है, जो कि केरला में है। अब समझना, जब ये वास्को डी गामा आया तो इसको भेजा किसने था, तो पुर्तगाल के राजा ने भेजा होगा, पुर्तगीज कोई राजा रहा होगा उसने भेजा होगा। उसका नाम क्या था, तो याद रखना हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर वाज द किंग, जिसने इसको यहाँ पर भेजा होता है। ये आकर मिलता है और यहाँ पर क्या करते हैं, धीरे धीरे फैक्ट्री लगा लेते हैं, कोची को हेडक्वार्टर बना लेते हैं। बाद में 1530 के अंदर क्या करते हैं, गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। तो याद रखना, गोवा वाज कैप्चर्ड इन 1510 एंड गोवा वाज मेड एज कैपिटल ऑफ या हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया इन 1530। और जब गोवा 1510 में कैप्चर किया गया था तो कैप्चर करते टाइम हमारा जो पुर्तगाल का जो गवर्नर था कौन था, याद रखना तुम्हें पुर्तगीज में दो ही गवर्नर पढ़ने होते मेन। पहला कौन था, तो उसका नाम, दूसरा कौन था, उसका नाम। पहला आपने पढ़ा होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फर्स्ट कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसको फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला कौन होता है, तो जो दूसरा वाला था इसके बाद आता है वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 के अंदर गोवा को छीन लिया था। किससे, तो याद रखना गोवा को किससे छीन लिया गया था, बहमनी स्टेट से। ठीक है, उस समय की अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने कहा ये मेरा इंडिया है, तो यहां पर एक मुस्लिम स्टेट हुआ करता था जिसे बहमनी कहते थे, यहां पर एक हिंदू स्टेट हुआ करता था जिसे विजयनगर एम्पायर कहते थे। बिल्कुल शॉर्ट में समझना, क्लास के अंदर मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये जो बीजापुर था इसके पास यहां पर गोवा था। तो पुर्तगालियों को लगा कि पूरे भारत से मसाले ले जाने होते थे, एक्चुअल में तो मसाले लेने के लिए आए थे, आने का रीजन तो स्पाइसेस थे, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब इनको लगा कि यार बीच में सेंटर होना चाहिए, तो इन्होंने कोच्चि से शिफ्ट करके हेडक्वार्टर यहां बनाना सोचा। तो इनके पास गोवा नहीं था, तो गोवा वाज कैप्चर्ड फ्रॉम बहमनी एम्पायर बाय द पुर्तगीज विद द हेल्प ऑफ विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर ने कहा कि देखो, आज भी अगर तुम देखोगे तो जो पुर्तगाल है उसके घोड़े बहुत फेमस होते हैं। तो पुर्तगाल के राजा ने कहा कि जब भी तुम भारत में घोड़े लेकर आओगे तो अच्छी क्वालिटी के घोड़े हमें दोगे। ठीक है, ये उनकी डील हो गई और उन्होंने उसको छीन कर दे दिया। एंड गोवा वाज मेड एज कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन 1530, बना दिया। ठीक है, और जब गोवा को कैपिटल बनाया गया था 1530 में, उस समय पुर्तगाल का जो कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, याद रखना, आपको याद होगा, एस्टेडो द इंडिया। ये जो एस्टेडो द इंडिया कंपनी थी, इसका जो गवर्नर था उस समय वो कौन था, निन्हो डी कुहा। ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी है पहले, निन्हो डी कुहा। ठीक है, और धीरे धीरे करके इन पुर्तगालियों ने गोवा को अपना जगह बना लिया, अपना घर बना लिया। और टाइम के साथ चलते रहे। पहले पुर्तगीज आए, देन डच आए, देन ब्रिटिश आए, देन फ्रांसीसी आए, स्वीडिश, डेनिश, बहुत सारे लोग आए चले गए। सिर्फ एक बचे, कौन, ब्रिटिशर्स ने लास्ट तक यहाँ पर रूल किया। लेकिन याद रखना, ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनका इंटरेस्ट भारत में ज्यादा था और पुर्तगीज का इंटरेस्ट किस में ज्यादा था, तो पुर्तगीज का इंटरेस्ट था ज्यादा किसके अंदर, आपके
ब्राजील के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, एक डील कर ली। डील क्या कर ली समझना, कि जो पुर्तगीज प्रिंसेस थी उसकी शादी, ठीक है, इनकी जो राजकुमारी थी इसकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार से कर दी, प्रिंस से, और बदले में इनको एज ए डाउरी, एज ए दहेज डाउरी इनको क्या दे दिया, बॉम्बे शहर दे दिया। तो याद रखना, बॉम्बे वाज गिवन एज ए डाउरी टू द ब्रिटिश एम्पायर, टू द ब्रिटेन रॉयल फैमिली बाय द पुर्तगीज इन 1662, क्योंकि शादी 1662 में होती है। बाद में यही बॉम्बे जो था उसको ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया, ठीक है। और पूरा का पूरा जो भारत में एम्पायर था पुर्तगीज का, वो सिर्फ गोवा तक लिमिटेड रह गया और वो चले गए ब्राजील। पूरा इन्होंने सुपुर्द कर दिया किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे भारत को रूल किया। तुम जानते हो 1947 में ब्रिटिशर्स भारत से चले गए। लेकिन अगर आपसे पूछे हु वाज द फर्स्ट, कौन आए थे जो सबसे पहले भारत आए थे, तो हु डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगीज। तो याद रखना, पुर्तगीज वर द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि आने वाले भी पहले थे, अराइव्ड भी फर्स्ट थे, और लेफ्ट यानी कि छोड़ा भी सबसे पहले किसने होता है, तो पुर्तगीज ने छोड़ा होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो कब गए थे ये, तो हमने जबरदस्ती इनको भेजा था 1961 में, और एक ऑपरेशन हुआ था जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय हमने किया था, जिसमें गोवा प्लस उसके साथ जो तुम्हारा दमन एंड दीव है, इनको हमने क्या किया था, लिबरेट किया था। तो आज ही के दिन याद रखना 19 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे बनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे बनाया जाता है, ध्यान रखना। और आगे चलकर आजादी हो चुकी थी हमारी, सबसे लास्ट इनको भगा दिया, जबरदस्ती इनसे छीना, हमने जाने को तैयार नहीं थे। इसलिए तुमने पढ़ा होगा, गोवा इज ऑल्सो नोन एज द विंडो ऑफ पुर्तगीज कल्चर। विंडो ऑफ पुर्तगीज कल्चर किसे कहा जाता है, तो गोवा को कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखना। अब मैंने कहा कि जब ये चले गए तो आगे चलकर हमने 30 मई 1987 को इस गोवा को अलग कर दिया, किससे, दमन एंड दीव से। दमन एंड दीव को बना दिया यूनियन टेरिटरी, और इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया स्टेट। तो याद रखना, गोवा का अगर आपसे स्टेट हुड डे पूछता है तो स्टेट हुड डे कब आता है, 30 मई। और अगर आपसे पूछता है कि गोवा लिबरेशन डे कब आता है, तो 19 दिसंबर। तो आज क्या है, गोवा को आज के दिन लिबरेट किया गया था, किससे, पुर्तगीज से। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज थे, सबसे लास्ट जाने वाले पुर्तगीज थे। ध्यान रखना, 1961 बाय ऑपरेशन विजय बाय आर्मड फोर्सेस, यानी कि हमारे डिफेंस ने, हमारी आर्मी ने ऑपरेशन किया होता है। समझ गए, ये 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम आज के न्यूज के ऊपर। सारी हिस्ट्री की बात, अगर तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको आती होंगी चीजें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आज का पहला टॉपिक, मोदी लेड पैनल मीट्स टू सेलेक्ट नेक्स्ट NHRC चीफ। अब समझना, व्हाट इज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इन 1993 किसकी फॉर्मेशन हुई थी, NHRC। करता क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, कोई आर्टिकल नहीं इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट्स जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, एक होता है मेरा ह्यूमन राइट्स, यानी कि अगर मैं इंसान हूं और मैं धरती के किसी भी हिस्से में पैदा हो गया तो मुझे ह्यूमन राइट्स तो मिलेगा, ठीक है, और मिलना भी चाहिए, जैसे खाना पीना, अच्छी हवा, ये सब। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, अगर मैं भारत में पैदा हो गया तो मुझे क्या मिलेंगे, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स। तो कहा गया कि इंसानों का फंडामेंटल राइट्स नहीं छीनने चाहिए, जैसे जीने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको खाने पीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को, इंसान के इन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, उसको दिलाने के लिए क्या किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, ठीक है। अब इसका जो चेयरमैन होता है, मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। याद रखना, उसी समय यूनाइटेड नेशंस नेशनल ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बना था, UNHRC बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। ये भी एक अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो जो हमारा NHRC होता है, उस NHRC का क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक है। और ये जो चेयरपर्सन होता है, ये पहले कंपल्सरी था CJI होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट बाद में चेंज किया गया कि ये या तो CJI होना चाहिए या
कोई भी जज हो सकता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी जो हमारे एनएचआरसी के चेयरमैन है, याद रखना, फैक्चुअल डाटा सारे याद रखने हैं, वो कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। और जो अरुण कुमार मिश्रा है उनका टेन्योर हो रहा है पूरा, क्योंकि एनएचआरसी के चेयरपर्सन का, उनके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है, और 70 इयर्स ऑफ द एज, यानी कि या तो वो आदमी 70 साल का हो जाए या उस आदमी ने 3 साल पूरे कर लिए हो तो उसको हटा दिया जाता है। समझ गए? तो अभी किसको हटाया जा रहा है, तो अरुण कुमार मिश्रा को। तो नया कौन बनेगा, उसके लिए मोदी लेड पैनल, यानी कि उस पैनल को लीड कौन कर रहा है, मोदी जी। अब समझना एक बात को कि उसको बनाता कौन है, ठीक है। यहां तक आपको 2-4 बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा कि ये जो एनएचआरसी था बना किससे था, तो पेरिस प्रिंसिपल्स 1991 में हुए थे, उनके बाद से इसकी फॉर्मेशन की बात हुई थी, 1993 में बन गया। अभी एक नाम आ रहा है कि जस्टिस KM जोसेफ को बनाया जा सकता है, मे बी मे नॉट बी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हमारे अभी CGI थे, जो अभी रिटायर हुए हैं, है ना, DY चंद्रचूड़, है ना, उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मे बी इनको बनाए, मे बी इनको बनाए, जिसको भी बनाए हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं, फैक्चुअल डाटा लिख लेना अच्छे से। चेयरपर्सन कौन होता है, या तो CGI होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। एक मेंबर इसमें सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए चेयरपर्सन के अलावा, एक मेंबर इसमें हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। 3 मेंबर्स इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अदर जजीज होते हैं हाई कोर्ट्स के, और उन 3 मेंबर्स के अंदर एटलीस्ट एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो इसकी बॉडी में 1 चेयरपर्सन एंड 3, 4, 5 अदर मेंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने लिख दूं मैं, 1 + 5 यानी कि 6 मेंबर्स होते हैं। समझ गए? अब ये 6 मेंबर ही नहीं होते हैं, इसमें कुछ मेंबर्स और भी होते हैं, जैसे इसके अंदर 7 डीम्ड मेंबर्स भी होता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, आप जानते होंगे व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो डीम्ड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का जो हेड रहेगा वो भी इसका चेयरपर्सन रहेगा, उसका मेंबर रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का जो हेड रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा, वो भी इसका मेंबर रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का SC का जो चेयरपर्सन रहेगा वो भी इसका मेंबर रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो चेयरपर्सन रहेगा वो भी इसका मेंबर रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि 1992 में बना था, आपने पढ़ा होगा, उसका भी चेयरपर्सन जो रहेगा उसका मेंबर रहेगा। एंड चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज, ये भी इसका मेंबर रहेगा। क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन कब होता है, जब हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्या सिमिलर कास्ट के लोग, यानी कि हमारे यहां पर मैं कास्ट वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज भी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी जब वोट देने की बात आती है तो ऐसे ऐसे मैंने PhD किए हुए ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है, ठीक है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो पता है क्या बातें करते हैं कि यार मैं इस बार उसको वोट दे रहा हूं, मेरी कास्ट का है, चाहे उसके ऊपर 3 रेप केस क्यों ना चल रहे हो। तो मतलब आज भी हमारे यहाँ पर जो मेंटेलिटी है वो कास्टिज्म, रिलीजन इसके अंदर फंसी हुई है, समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जहां पर हम ये सब चीजें करते हैं वहीं तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना। अगर हम सबको इक्वल कर देंगे तो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन होगा ही कहाँ। तो इन जितने भी कमीशन, जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, जितने भी ऐसे छोटे, मतलब कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो बने हुए हैं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके चेयरपर्सन वो अल्टीमेटली किसके पर्सन बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, NHRC के। समझ गए होंगे बात को। तो ये भी इसके मेंबर होते हैं। अब बात आती है कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो देखो NHRC के जो चेयरपर्सन होता है उसके सिलेक्शन पैनल के अंदर एक होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, आप जानते होंगे ओम बिरला उसके अंदर है, ठीक है, ओम बिरला। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आप जानते होंगे कौन है, अमित शाह, ठीक है। लीडर ऑफ लोकसभा कौन है आज के, सॉरी लोकसभा का कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी, ठीक है। उसके बाद आपका राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये सारे के सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक नाम को रिकमेंड करते हैं। देन रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ध्यान रखना
और इसका टेन्योर मैंने बता दिया 3 साल या फिर 70 साल एज हो जाए। समझ गए? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको बनाया जाता है। आई थिंक आपको 2-4 बातें समझ में आ चुकी होंगी। कोई नया बन जाएगा तो हम पढ़ लेंगे कि इस बंदे को बना दिया गया, समझ गए? तो वहां पर ये बातें दोबारा से रिपीट होंगी तो आपको दोबारा याद हो जाएंगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सैक्रेड ग्रूव्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। अब एक बात आती है, व्हाट इज सैक्रेड ग्रूव्स? अब ग्रूव्स क्या होते हैं समझना बेसिकली। ठीक है, एनवायरनमेंट की क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, मैंने बताया था आपको कि एक एक्ट है हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आता है? 2002 में। इसका मतलब था कि जो हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, समझना, इसी से समझ जाओगे तुम, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, यानी कि हेरिटेज क्या होता है? जो मुझे प्रकृति की तरफ से विरासत में मिला हो। जैसे ताजमहल, ये सब मुझे हमारे पुराने राजाओं से मिले हैं, तो 2000 नेशनल हेरिटेज। और अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज की बात करूं तो मतलब क्या है? वो चीजें जो मुझे प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से हेरिटेज में मिली है। जैसे इसी के अंडर, इसी एक्ट के अंदर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी बनाई गई थी? तो याद रखना, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी आपकी नेल्लूर टैमरिंड ग्रुव। और ये कहां पे? बेसिकली बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में। अब समझना, इसकी खासियत ये है कि यहां पर एवरेज 200 से 300 साल पुराने पेड़ मिल जाएंगे तुम्हें, और यहां पर लगभग 800 साल पुराने पेड़ भी मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज है जो नेचर तुम्हें एज ए हेरिटेज दे रही है, एज ए विरासत दे रही है। समझ में आ रही है? तो ऐसे भारत में 40 से 45 क्या बने हुए? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी बनी हुई है। अब कहोगे सर ये चीजें क्यों बताई? अब थोड़ा सा इस न्यूज के ऊपर चलते हैं कि ये इसमें हो क्या रहा है, समझना। मैंने कहा कि सरकार ने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कि फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सैक्रेड ग्रोव्स। अब कहोगे ग्रोव्स क्या होते हैं? देखो, आपने बहुत सी जगह देखी होगी, जैसे गांव है, गांव के अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा, जैसे जंगल है, उस जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए। ठीक है, तो वहां पर वहां के लोकल लोग कहते होंगे हमारे यहाँ पर देवी है या कोई देवता है जिसकी वो पूजा करते हैं। जैसे आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में तो हर 10 किलोमीटर में कोई ना कोई देवी देवता तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली 2000 ओवर क्या है, हमारे सैक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कि इस जंगल में इस देवी का वास है, इस पानी के झरने के पास इस देवी का वास है, यहां पर इस देवता का वास है, या इस पहाड़ी पर ये देवता का वास है। तो एक्चुअल में ऐसे हमारे इंडिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैं, यानी कि जिनको पवित्र माना जाता है, जहां पर किसी ना किसी देवी देवता का वास है। आपको पता है बाहर हमारे हिंदू धर्म में वैसे 33 करोड़ देवी देवता, यानी कि 33 कोटि देवी देवता माने गए, 33 प्रकार के। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म में हम उनकी पूजा करते हैं। तो दोज सैक्रेड ग्रूव्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कहता है कि मुझे किसको प्रोटेक्ट करना है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट जब ही कर पाऊंगा ना, जब मैं उससे प्रेम करूंगा। तो वाइल्ड लाइफ से यानी कि जंगली जीवों से प्रेम करने के लिए सैक्रेड ग्रूव्स बने हुए हैं। जैसे आपने कहा होगा, आपने सुना होगा वो लॉरेंस बिश्नोई वाला केस है ना, उसके अंदर वो जो काला हिरण होता है उसको क्या मानते हैं? देवी देवता की तरह पूजते हैं, अपने बच्चे की तरह पूजते हैं, जो भी है। तो अल्टीमेटली दे आर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स इन द नेम ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स, यानी कि इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ फेथ, इन द नेम ऑफ बिलीफ, आप कुछ भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अल्टीमेटली वो जो ग्रुप है, वो जो सोसाइटी है, वो उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट तो कर रही है ना। तो किसी ना किसी गांव में आपने देखा होगा पीपल के पेड़ वो सारे लगा दिए गए होंगे, तो पीपल देवता की पूजा हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? एक पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस इतनी सी न्यूज अगर कोई बनेगा तो हम पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है, एक्ट कब आया था, कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, ये सारी चीजें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो इजिली वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके,
सबसे ज्यादा कहां पे है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखो आपने मूवी देखी होगी ना, कंटारा मूवी देखी होगी आप लोगों ने ना, उसमें भी तो बेसिकली वो जंगल सा होता है, उसके अंदर एक देवता को वो पूजते हैं, पेड़ों को बचाते रहते हैं, समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने का ही तो काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी ना किसी फॉर्म में हमें इसको बचाना है, दैट्स इट। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे बिहार में सरनन कहा जाता है, ठीक है, देववन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, देवरा काडू कायू केरला में पाया जाता है, दे मध्य प्रदेश में, देवरहाटी या देवराल महाराष्ट्र में, लाई उमांग मणिपुर में कह देते हैं, ठीक है, उसके बाद लो कयांटक असोंग खोशी मेघालय में कह देते हैं, ओरन राजस्थान में कह देते हैं, ठीक है, कोविल कोडू या सरपा कोवू का कहते हैं तमिलनाडु में कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, लोकल लैंग्वेज में नाम है। नेक्स्ट आते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स एमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स। अभी क्या हुआ कि जो हमारे डिफेंस एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ठीक है, आपने सुना होगा इनके बारे में, और ये गए कहां पर? चाइना। और चाइना में जाकर ये मिले किससे? तो डांगली से, ठीक है, डांगली, ठीक है। अब क्या हुआ जब इनसे मिले, क्या नाम है? डांगली है ना, वांग यी, सॉरी है ना, नाम क्या है इसका? वांग यी, ठीक है, इस नाम को काट दो, ठीक है, ये कोई और होगा, ठीक है। वांग यी से मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों देश अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बातें करते हैं। और जब सिक्योरिटी के ऊपर बातें करते हैं तो आपने एक देखा होगा एक मुद्दा कि इन दोनों के बीच में दिक्कत क्या है। तो इन दोनों के बीच में एक ही दिक्कत है, मैंने आपको समझाया था, और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि ये मैंने कह दिया जम्मू एंड कश्मीर है, ये मेरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा क्या है? चाइना के साथ बाउंड्री। तो दिक्कत ये है कि मैं मानता हूं कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना बाउंड्री, ठीक है, इंडिया और चाइना बाउंड्री, लेकिन ये कितनी है? 3488 किलोमीटर, ठीक है, जो कि शिमला पैक्ट 1914 में साइन की गई थी। ये कहता है कि नहीं, मैं तो किसको मानता हूं? LOAC को मानता हूं, यानी कि ये कहता है कि मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता हूं। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कब खींची गई थी? आफ्टर 1962 का इंडो चाइना वार के बाद, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हमने कहा था पंचशील एग्रीमेंट। हमने 5 बातों पे एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे को आगे लेकर चलेंगे डिफेंस में, इकोनॉमी में, ये सब। और हमने एक नारा दिया था जिसका नाम था, याद रखना, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी और चाइनीज बोलने वाले भाई भाई लोग हैं सब, ठीक है। एक दिन वहां का प्रेसिडेंट आता है, भारत में घूमता है, देखता है भारत में कुछ नहीं है, डिफेंस कुछ है नहीं, क्योंकि DRDO इसरो सब बाद में बने होते हैं। ये क्या करता है? चाइना वाले इंडिया पे अटैक कर देते हैं, और जो आपका स्काई चीन वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा कौन लेकर बैठ जाता है? कंट्रोल्ड बाय चाइना। अक्साई चीन लेकर बैठ गया, कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, समझ गए? तो इसने इसको ले लिया। अब डिस्प्यूट हो गया, ये कहता है मैं LOC मानता हूं, ये कहता है मैं मैकमोहन लाइन मानता हूं, ठीक है। LOAC की डिस्टेंस कितनी है? तो लगभग 2000 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों लड़ते रहते हैं, कभी ये हमारे गलवान वैली में अटैक कर देते हैं, कभी ये तवांग वैली में अटैक कर देते हैं, ठीक है, कभी ये डोकलाम में अटैक कर देते हैं, कभी हमारे फौजी भाइयों को मार देते हैं, कभी हम उनको मार देते हैं, और लड़ाई चलती रहती है। कुछ दिन पहले इसने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम ही बदल दिए थे, बोला ये तो मेरा ही हिस्सा है। हम उसके डर के मारे कई चिकन स्नैक ना छीन ले, मैंने कुछ दिन पहले समझाया था, हमने भूटान को पैसे देने पड़ते हैं, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो क्या हुआ कि ये दोनों मिले और मिलकर बोले कि अब हम क्या करेंगे? भाई भाई की तरह रहेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन चाइना तो चाइना है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो जस्ट बेसिक पॉइंट है जो उनसे रिलेटेड हमें पता होने चाहिए। आगे क्या होगा, क्या नई पॉलिसी आएगी, वो हम उसको देख लेंगे। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वांग यी, अजीत डोवाल दोनों मिले, ठीक है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी, चाइना हैज एमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 विद द USD 118.4 बिलियन टू-वे कॉमर्स, यानी कि हमारा इसके साथ ट्रेड भी बहुत है, तो हम इसके साथ डायरेक्ट दुश्मनी भी नहीं ले सकते, ठीक है। ओवर 70% ऑफ इंडियाज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। लगभग जो तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हो प्रोडक्ट, वो 70% वहीं से आते हैं, तो दुश्मनी तो ले ही नहीं सकते डायरेक्ट। In the financial year 23-24, India imported electronic components worth over USD 12 billion from China। समझ गए होगे? तो हम उससे लड़ाई तो नहीं कर सकते, तो प्यार से सुलझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है।
नेक्स्ट गगनयान असेंबली ऑफ HLVM3 बिगिंस एट इसरो फॉर अनक्रूड फ्लाइट। देखो आपने सुना होगा कि स्पेस में जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था, तो आपने सुना होगा राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट जो स्पेस में जाते हैं। कब जाते हैं? 1984 में। और कौन से स्पेसशिप से गए थे? तो सोयूज T11 से गए थे। ठीक है, USSR ने इनको भेजा था बेसिकली। ठीक है, और ऊपर जाकर इनसे जो पूछा गया था नीचे से इंदिरा गांधी ने कि भारत कैसा दिखता है, देन ही रिप्लाइड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि सारी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान दिखता है। ये सब आपने क्लिप देखी होगी। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट वुमेन कौन गई थी स्पेस के अंदर इंडिया की तरफ से, तो आप कहोगे सर कल्पना चावला गई थी। ये तो हमें पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, उसमें इसरो में। और कल्पना चावला 2 बार जाती है, याद रखना, 1997 में और एक बार 2003 में। और जब ये 1, 2, 3 को वापस आ रही थी 1 फरवरी 2003 को, तो वापस आते समय इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमन कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन पर्सन वाज राकेश शर्मा। ठीक है, लेकिन क्या इसको किसने भेजा था? तो इसको नासा ने भेजा था। ठीक है, इसके स्पेसशिप का नाम क्या था? तो इसके स्पेसशिप का नाम कोलंबो था। लेकिन बोथ वर सेंट बाय अदर कंट्रीज, नॉट बाय इंडिया। तो इंडिया भी तो किसी को भेजे ना। आज इतने आगे हम मार्स पर पहुंच चुके हैं, मार्स मिशन कर चुके हैं, लेकिन हमने आज से किसी आदमी को नहीं भेजा। तो हम चाहते हैं कि आदमी हमारे ऊपर जाएं। तो हमने एक मिशन लॉन्च किया अभी रिसेंटली, जिसका नाम रखा गगनयान। ठीक है, गगनयान। इसमें हम बेसिकली 3 लोगों को भेजना चाहते हैं। ठीक है, और कितना ऊपर? तो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर भेजना चाहते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हम उसके पहले 3 अनक्रूड मिशन करेंगे, यानी कि बिना आदमियों को बैठाए भेजेंगे। उनको सक्सेसफुली वापस लैंड कराएंगे। कहां पे? सी में, पानी के अंदर। 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद हम किसको भेजेंगे? ओरिजिनल लोगों को भेजेंगे, ताकि कोई डेथ वेथ या कोई ऐसा अनसर्टेन कोई एक्टिविटीज ना हो जाए, कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। समझ गए? तो उसकी प्रैक्टिस जारी हो चुकी है। कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है? तो HLVM3 है। नाम याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि कहां पे है? श्री हरिकोटा। एंड वेयर इज श्री हरिकोटा? तो आपको पता होगा कहां पे है? आंध्र प्रदेश। और कौन सी लेक पर बना हुआ है ये SDSC? तो आपको पता होना चाहिए पुलिकट लेक पर बना हुआ है। ठीक है, ये कई बार बातें डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ऑनलाइनर में याद रखना। जब जाएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे। इसरो कब बना था? 15th of अगस्त 1969 को बना था। इसरो का चेयरमैन कौन है आज के दिन? तो इसरो का चेयरमैन है S सोमनाथ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? बेंगलोर, जिसको हम क्या कहते हैं? UR Rao स्पेस सेंटर, क्योंकि UR Rao was the one who discovered या who invented, who formed first satellite of India, जिसका नाम था आर्यभट्ट in 1975। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया UR Rao स्पेस सेंटर। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट। कभी फिर आएगा इसरो, हम पढ़ लेंगे। सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, व्हाई इट फेल्स आसाम। समझना, अगर मैं बात करता हूं सिटीजनशिप की, ठीक है, सिटीजनशिप, तो मेरे पास कौन सी सिटीजनशिप है? तो एज ए इंडियन सिटीजन आई हैव सिंगल सिटीजनशिप। मेरे पास सिंगल सिटीजनशिप है, मैं डुअल सिटीजनशिप को नहीं रख सकता हूं। एंड दिस सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने इसको उठा रखा है। ये फैक्चुअल डाटा है। आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल आपने पढ़े होंगे 5 to 11, 5 से 11। और इसमें बहुत बार चेंजमेंट हो चुका है। जैसे अभी आपने CAA पढ़ा होगा, जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 कंट्रीज से अगर कोई आएगा और इन रिलीजन का होगा तो हम उसको ले लेंगे, अदरवाइज को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो कहा गया कि जो सिटीजनशिप है मेरे पास कैसी है? तो सिंगल सिटीजनशिप याद रखना, मैं डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता हूं। कहां से ले रखी है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 5 से 11। अब आता है कि सेक्शन 6A क्या है? तो याद रखना, सेक्शन 6A जो है ना, इट वाज एडेड इन 1985। सेक्शन 6A वाज एडेड इन 1985। कब? जब हमारे उस समय के पीएम कौन थे? तो उस समय 1985 में पीएम कौन थे? तो याद रखना, राजीव गांधी। समझना पूरी कहानी, राजीव गांधी। और उसके साथ जो आसाम के जो लीडर्स थे उनके साथ एक बातचीत होती है जिसे हम कहते हैं आसाम अकॉर्ड। ठीक है, आसाम अकॉर्ड। ठीक है, इस आसाम अकॉर्ड के टाइम पर 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया गया। अब कहता क्या है? ये आसाम को क्यों फेल करता है? समझना पूरी कहानी में शॉर्ट में समझाता हूं। देखो, आसाम के अंदर जैसे कि मैंने कहा, मणिपुर में कुकी मेते आपस में लड़ रहे हैं। वाई दे आर फाइटिंग? क्योंकि
कुकी बेसिकली वहीं के, मेती जो है वो बाहर से आए हैं और म्यांमार से आए हैं, और वो वहां पर जब ज्यादा हो गए तो वहां पर उनको क्या दिया जाने लगा, रिजर्वेशन। तो दूसरी कास्ट के लोगों का रिजर्वेशन काट कर जब उनको दिया जाएगा तो उनको मंजूर नहीं था, दोनों आपस में लड़ पड़े। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आसाम जो है ना उसमें अदर कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ के लोग आकर बस गए हैं और वहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनका राइट खत्म हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए बने थे वो भी यूज कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। कल को पूरा अमेरिका भारत आके बस जाएगा तो कैसे चलेगा, पूरा बांग्लादेश भारत में घुस जाएगा तो कैसे चलेगा। हमारे देश है, हमारे राइट्स है, हमारे रिसोर्सेज है। तो आसाम में एक डील की गई 1985 में, क्या थी समझना। द आसाम अकॉर्ड sought to resolve these issues by setting specific cut-off dates for granting citizenship to the migrants। कहा गया बिफोर जनवरी 1, 1966 all Indians who migrated to Assam were declared Indian citizens। वो लोग जो जनवरी 1, 1966 से पहले आसाम में घुस चुके थे, आ चुके थे, they all were declared as the Indian citizen। ठीक है, फिर क्या हुआ, बिफोर all Indians who migrated to Assam were declared Indian citizen between January 1966 and March 25, 1971 citizenship can be granted to the people after 10 years of the residence। जो लोग 66 के बाद आए थे और 71 के बाद आए थे, वो लोग अगर कम से कम 10 साल तक आसाम में थे तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। After 25th of the March 1971 all these people were declared illegal migrants and were liable to detection and the deportation। फिर कहा गया कि जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आएंगे ना उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स कह दिया जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठती है 5 जजों की, ठीक है, अभी इसी साल, जिसमें जो हमारे सीजीआई थे उसने इसमें रूल किया that upheld the constitutional validity of the Section 6A of the Citizenship Act 1955 is significant। This provision establishes a distinct framework for migrants from the former East Pakistan, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, who settled in Assam, allowing them to acquire Indian citizenship if they arrived before March 25, 1971। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इससे पहले आए हैं तो उनको क्या दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी, इसके बाद अगर आए हैं तो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, वापस भेज दो। ये इसका मेन थीम लाइन है। ठीक है, उसके बाद then CJI DY Chandrachud while justifying the test of Article 14 taking out of the Assam against other states said though other states such as West Bengal, Meghalaya, Tripura and Mizoram share a larger border with Bangladesh as compared to Assam। मतलब उन्होंने कहा कि ये सारी बातें किस में लागू होती हैं, सभी में लागू होनी चाहिए, लेकिन ये डील किससे हो रखी थी, आसाम से हो रखी थी। समझ गए, व्हाट इज 6A, क्या कहा जा रहा है कि जो 25 मार्च 1971 से बाद आया उसको वापस भेज दो, सिंपल सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मेकिंग अफोर्डेबल जेनरिक्स मोर रिलायबल। देखो आज के दिन हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन है ना वो जेनरिक मेडिसिन नहीं मिलती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो कोई एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, ठीक है। अब यह गरीब और अमीर दोनों बीमार हो गए, कोई भी बीमार हो सकता है। ये मेडिकल पे तुम बैठे हो और तुम्हारी मेडिकल की शॉप है। इसने कहा कि मेरे को खांसी हो रखी है, मुझे दवाई चाहिए। इसने भी कहा खांसी हो रखी है, दवाई चाहिए। तुमने कहा देखो 2 दवाई है, एक 150 रुपए की है, एक 400 रुपए की है, ठीक है। तुमने कहा कि ये ज्यादा अच्छे से काम करती है, ये कम काम करती है, कंपोजिशन लगभग सेम है। तो जो अमीर आदमी वो कहेगा भाई मुझे तो यही दे दे। गरीब आदमी सोचेगा यार मैं भी क्या करता हूं, यही ले लेता हूं। लेकिन चीजें दोनों सेम हैं, उसको एक्चुअल मेडिसिन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। जेनरिक के नाम पर क्या हो रहा है, मार्केट में धोखा हो रहा है। जो चीज अफोर्डेबल होनी चाहिए थी, जो चीज अवेलेबल होनी चाहिए थी वो नहीं है। जबरदस्ती मार्केट के अंदर क्या किया जा रहा है, अफोर्डेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है। तो अभी सरकार चाहती है कि क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो जेनरिक्स हैं, जो मेडिसिन है, वो क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। समझ में आ रही है। इसी के लिए एक स्कीम भी आई थी, शायद आप लोगों को पता होगा, जो 2008 में लॉन्च की गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर ने, जिसका नाम क्या था याद रखना, PMBJP, यानी कि उसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। और जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना थी, इट वाज स्टार्टेड इन 2008 और इसका पर्पज था कि भारत में जेनरिक मेडिसिन सभी को दी जाए। आज समझ में आ रही है। और अभी तुमने पढ़ा होगा इस साल 10,000 न्यू जनौषधि केंद्र भी भारत में खोले गए हैं,
ठीक है, जो किस बात को प्रमोट करते हैं, तो सीधा सीधा जेनरिक मेडिसिन को। और राइट टू हेल्थ हमारा क्या है, याद रखना, फंडामेंटल राइट है। किस में आता है, राइट टू लिव में आता है। अच्छे से सेहत रहेगी तभी तो अच्छे से जिंदा रह पाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए होंगे इसकी क्या थीम लाइन है, ठीक है। एक स्टडी हुई है चंडीगढ़ के अंदर जिसमें हमें पता चला कि बहुत सारी जो मेडिसिन है वो बहुत खराब है, जिसमें 73% लेवल होना चाहिए ड्रग का, उसके अंदर 29% ड्रग पाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा उतना ही लिया जा रहा है लेकिन उस मरीज को दवाई नहीं मिल पा रही है, जो कहीं ना कहीं उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस सारी चीजों के बाद कहा गया कि हमारे यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन का होना बहुत ही जरूरी है। आज से पहले 2-3 कमीशन बने थे जो ये रिकमेंड कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेडिसिन का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कैसे समझना, एक था भाटिया कमीशन 1954, एक था हाथी कमीशन 1975, एक था मसेलकर कमीशन 2003 कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। कैसे समझना, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो हमारी स्टेट के पास भी पावर होती थी कि वो मेडिसिन को अलाउ कर देती थी ना, लाइसेंस वगैरह, उसको छीनकर सेंटर को दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन वगैरह थी उसके ट्रायल फेल हो गए थे, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी उस चक्कर में, है ना। तो याद रखना हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इट कंट्रोल्स, क्या काम करता है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। हेडक्वार्टर कहां पर, न्यू दिल्ली। एक और डिपार्टमेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन। ये कब बना था तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये कब बना था ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। CDSC 2 आपके घर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जैसे कि डेली होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काम करती है। ये क्रिएटेड टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग्स इन कंट्री। ये स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम करती है, ये उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। सिंपल सी 2 बातें याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, ऑल 130 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री लिंक्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CCTNS। व्हाट इज CCTNS? तो देखो CCTNS क्या था, इसके अंदर लगभग 15 साल पहले इसको बनाया गया था और इसके अंदर लगभग मणिपुर, ठीक है समझना, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, उड़ीसा, इन सब के लगभग 40 पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया गया है। अक्रॉस 28 स्टेट्स और यूटीज के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया गया है। आप 100% FIR ऑनलाइन करा सकते हो, यानी कि आपको कोई FIR दर्ज करानी है, आपको कोई चार्जशीट देखनी है किसी की, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाननी है, आप डायरेक्ट उस पे जाइए, गूगल पे पोर्टल खोलिए, आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आपको पुलिस स्टेशन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ये सारी चीजें ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। CCTNS जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है तो याद रखना CCTNS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, ठीक है। कब बना था ये तो इसके स्टार्टिंग 2009 में हुई थी। किसके अंडर हुई थी, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के अंडर स्टार्ट किया गया था। इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन है, इसका पूरा डाटा किसके पास रहता है तो याद रखना NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एंड नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर द CCTNS. And NCRB was formed in the 1986. NCRB was formed on the recommendation of the Tandon Committee. याद रखना फैक्चुअल डाटा, एंड इट वाज फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जितने क्राइम होते हैं वो सारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो पे होते हैं, अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जो डाटा होता है ये इसके अंडर कौन काम करता है, CCTNS यहीं से सारे डाटा उठाता है, क्योंकि कहीं पर कुछ क्राइम हुआ उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड किसी भी पुलिस थाने में बना होगा, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड ये अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से तुम्हें सारे डाटा मिल जाते हैं। समझ में आ गई, कितने रोड एक्सीडेंट हुए, कितनी डेथ हुई, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।